Hello everyone, I am Nagendra and welcome you back to my YouTube channel ProTutorDA. I am here to discuss Computer Science Python syllabus of class 11th. As per CBSE norms, now your exam will be divided into two terms, term 1 and term 2. So your syllabus is also categorized into two terms. The first part, that is term 1, the second part, that is term 2. Today here we will be discussing about term 1 syllabus because we have to give exam firstly of term 1. So I will be discussing a syllabus of term 1. So without wasting a time, let's continue the video. Till now, if you had not subscribed the channel, then do subscribe and don't forget to press the notification button on to get updates. If video is useful for you, then please do like the video. Let's start the video. यहाँ आपका एक वीडियो अवेलेबल है. वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, आप अपने पास मार्कर या फिर हाइलाइटर या फिर पेंसिल रख लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ मार्क कर पाओ कि वो बुक में कहाँ अवेलेबल है, जिससे आपका कोई भी चीज़ छूटे ना. नाउ यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में आप देखेंगे ये पूरा यूनिट थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. द नेम्स आर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 एंड सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स. यही 3 पार्ट में डिवाइड है पूरे का पूरा बुक आपका क्लास 11th का. अगर आप मार्क्स की बात करो तो ये 70 मार्क्स के थियोरी होते हैं और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं. और यही मार्क्स आपके 2 टर्म में डिवाइड हो गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2. नीचे आप देख सकते हैं वही चैप्टर्स हैं और चैप्टर में 2 पार्ट दे दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2. लेकिन अब हम बात करने वाले टर्म 1. टर्म 1 में सिर्फ आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट हाईलाइट है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1. यही 2 पार्ट से आपके क्वेश्चंस टर्म 1 में आएंगे. चलिए अब इस 2 पार्ट को मैं और एलोबरेट करता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि आपको बुक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं. सो इन टर्म 1 की बात किया जाए, then the name of the unit is computer system and organization. Among of them, the very first part is basic computer organization. बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला पार्ट है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. आप अपना बुक ओपन कर लीजिए. उस बुक में जो सबसे इंडेक्स में सबसे पहला पार्ट है वो कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू है. तो वो कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू में आपको सारा डिटेल्स ये चैप्टर में आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें, जो भी चीज़ें अवेलेबल था वो सारे इंट्रोडक्शन के साथ आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट से लेके सॉफ्टवेयर सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको. दैट मीन्स कि ये बेसिक्स की अगर बात किया जाए तो वो आपको चैप्टर 1 आपके बुक सुमिता अरोरा में अवेलेबल है. मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. जब हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारा सॉफ्टवेयर जानना है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में भी जानना है. तो ये चैप्टर की डिटेलिंग आपको आपके बुक में चैप्टर नंबर 1 में ही अवेलेबल है. लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो ओएस की डिटेलिंग आपको चैप्टर 1 में नहीं मिलेगा. आपको इसके लिए जाना पड़ेगा अपने बुक के चैप्टर नंबर 4 में. चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसमें पॉइंट नंबर 4 आपको मिल जाएगा, रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. चैप्टर नंबर 4 कहीं कहीं सुमिता अरोरा के बुक में ही किसी एडिशन में किसी दूसरे नाम से मिलेंगे, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेलिंग वहां मिल जाएगी. और नहीं मिलेगी तो नेट पे अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक ही टॉपिक है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ बूलियन लॉजिक. बूलियन लॉजिक में आपको जानना है गेट्स के बारे में, नॉट एंड और सारे गेट्स के बारे में. तो ये गेट्स का डिटेलिंग आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 ऑन योर बुक. बूलियन लॉजिक में आपको बूलियन लॉजिक गेट्स भी मिल जाएगा और डी मॉर्गन्स की थ्योरम भी मिल जाएंगे आपको. यानी कि आपको ये सारी डिटेलिंग चैप्टर नंबर 3 में मिलने वाला है. और चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या मिलने वाला है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन जो चैप्टर है उसमें आपको सारे कन्वर्जन्स मिल जाएंगे. जितने भी कन्वर्जन्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो सारे कन्वर्जन्स आपको ये चैप्टर नंबर 2 में अवेलेबल मिल जाएंगे. साथ ही आपको आस्की, इसकी, यूनिकोड की डिटेलिंग इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 के अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे कंप्लीट हो गए. टोटल यूनिट, ये भी यूनिट 1 का डेटा है, वो आपको चैप्टर नंबर 1, 2,
3 और थोड़ा बहुत फोर्थ में मिल जाएगा। लेट्स प्रोसीड ऑन यूनिट 2 दैट इज कंसेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1। उसमें सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो आपको आपके बुक में चैप्टर नंबर 5 ओपन करना होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है या देख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ आपको एल्गोरिदम्स, डिकम्पोजिशन, ये सारी डिटेलिंग आपको एक जगह मिल जाएंगे, जो कि आपको आपके बुक में चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएंगे। लेट्स सी फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अब अगर हम बात करें फॉर्मलाइजेशन विथ बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, तो अगर हम बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो वो बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ साथ क्या जानना है आपको। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन और कुछ सिंपल प्रोग्राम से हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड, उसके बाद आपके इंटरैक्टिव मोड से लेकर स्क्रिप्ट मोड, सारे मोड्स के बारे में बात हो रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू, आर वैल्यू की बात हो रही है। तो ये सारे डिटेलिंग आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ये सारे डिटेल्स आपको अपने बुक में चैप्टर नंबर 7 में मिलने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 में इंट्रोडक्शन है और उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 अगर आप ओपन करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 में इसके सारे डिटेलिंग आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 उसी के लिए है, आपका इंट्रोडक्शन से लेके सारा डिटेलिंग चैप्टर नंबर 7 में आपको पाइथन फंडामेंटल्स में मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स। अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास एक चैप्टर है बुक में, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जैसे ही आप जाते हैं तो वहां आपको मिल जाएगा डेटा हैंडलिंग नाम का एक चैप्टर, और डेटा हैंडलिंग में आपको डेटा टाइप्स मिल जाएगा। डेटा टाइप्स के साथ साथ आपको क्या जानना है, अब आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, एरर, ये भी पार्ट है। तो ये पार्ट भी आपको डेटा हैंडलिंग में ही मिल जाएंगे आपको। ऑपरेटर्स का एक अलग सेक्शन है, एक्सप्रेशन का अलग सेक्शन है, साथ ही डिबगिंग की भी एक अलग सेक्शन है, वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर हम आगे बात करें फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल, इटरेटिव, तो आपके बुक में चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, जिसमें आपको कंडीशनल से लेके कंडीशनल में इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप सब मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट पार्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात करें तो हमारे पास बुक में चैप्टर नंबर 10 अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 10 खुद ही स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के नाम से है, और वहाँ आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस आपको चैप्टर नंबर 10 पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल, जहाँ पे आपको क्लास 11th में टर्म 1 में जो कुछ पढ़ना था वो आपको चैप्टर 1 to 10 में सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। कौन सा टॉपिक कहाँ मिलने वाला है ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपका ये वाला पार्ट सिर्फ थियोरी का है। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स आपके टर्म 1 में ही होने हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये टर्म 1 में और क्या करना है आपको। टर्म 1 की बात करें तो ये जो पार्ट है वो आपका टर्म 2 का है। टर्म 2 की डिस्कशन हम बाद में करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको टर्म 1 के प्रैक्टिकल सेक्शन पर लेके चलता हूँ। प्रैक्टिकल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल के टर्म 1 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें पाइथन प्रोग्राम्स दिए गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट फाइल के अलावा प्रोजेक्ट वर्क भी दिया गया है, वाइवा भी है। यानी कि जो पार्ट टर्म 2 में है वही पार्ट टर्म 1 में भी है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। पहला, द फर्स्ट वन इज पाइथन प्रोग्राम्स। इसमें आपको पाइथन के प्रोग्राम्स लैब में बनाने होंगे जब आपके टर्म 1 के एग्जाम्स होंगे। दूसरा है आपका रिपोर्ट फाइल में टर्म 1 क्या करना है, 10 पाइथन प्रोग्राम्स बनाने हैं। 10 पाइथन प्रोग्राम्स बना के फाइल में जमा करना होगा, और उसके बारे में और मैं डिटेलिंग बताऊंगा आपको। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा आपके स्कूल्स में ही होंगे। और उसके बाद एक होता है प्रोजेक्ट जो आपको जमा करना होता है वो क्लास 11 और 12 दोनों में जमा करना होता है। तो वो प्रोजेक्ट सेकंड टर्म की बात होती है। फर्स्ट टर्म में आपको उसके सिनॉप्सिस तैयार करने होंगे। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, पूरी प्रोजेक्ट आप जो भी बनाने वाले उसके डिटेलिंग सारे उसमें होते हैं, वो आपको जमा करना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो रिपोर्ट फाइल बनाना है जिसमें 10 पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो इसी सिलेबस में यहाँ देखिए मेंशन है ऑलरेडी कि आपको ये प्रोग्रामिंग जो भी है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और इसमें से कुछ प्रोग्राम्स आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में बना सकते हैं। और अगर जैसे कि इसमें चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट 2 चैप्टर्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ कंट्रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैक्सिमम प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं, और बाकी
और भी प्रोग्राम्स यहाँ ऑलरेडी मेंशन हैं, ये प्रोग्राम्स भी आप बना के अपने फाइल्स में लगा सकते हैं। और अगर अब मैं रेफरेंस की बात करूं कि सीबीएसई ने कौन सा बुक रेफर किया है, तो सीबीएसई ऑलरेडी कहता है कि एनसीईआरटी आप रेफर करिए, जो कि सीबीएसई के साइट पे अवेलेबल है। अदरवाइज आप और को भी कोई बुक अवेलेबल आपने और भी बुक ले रखा है, फॉर एग्जांपल सुमिता अरोरा और प्रीति अरोरा, इट्स ऑल गुड, क्योंकि इसमें कुछ एलोबरेट अच्छे से किया गया है। तो आप कोई भी बुक प्रेफर करिए, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप कोई बुक प्रेफर कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, एक बुक और पढ़ना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका पूरा क्लास 11th का चैप्टर की एनालिसिस। अब आपको इसके अलावा अगर कोई पार्ट ऐसा है जो कुछ आपको नहीं मिल रहा है बुक में, या फिर कुछ ऐसा पार्ट है जिसके बारे में और जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।